हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 20 क्वेश्चन को शामिल किया है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं एक बार आप सभी शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं, बट सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो पूरा क्लास आपको अच्छे से देखना है। देखिएगा, जब बात करते हैं फ्यूचर स्किल पोर्टल की, अभी पूछा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है नेस्कॉम के द्वारा फ्यूचर स्किल पोर्टल को लॉन्च किया गया है, नेस्कॉम के द्वारा। अब आपके एग्जाम में नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी आ सकता है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म भी सभी को ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आप नेस्कॉम की बात करें, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो 1998 में इसकी स्थापना हुई। यानी कि नेस्कॉम की स्थापना 1998 में हुई। नेस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, और नेस्कॉम ने फ्यूचर स्किल पोर्टल लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या नेस्कॉम के द्वारा ही फ्यूचर स्किल पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब सवाल है फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हुई कब, यानी कि फ्यूचर स्किल पोर्टल को लॉन्च कब किया गया। ये तो आपने समझ लिया कि नेस्कॉम की स्थापना कब हुई, ये भी आपने जान लिया कि नेस्कॉम ने ही फ्यूचर स्किल पोर्टल को लॉन्च किया, बट कब लॉन्च किया आपको डेट बतानी है। 19 फरवरी 2018 को ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 19 फरवरी 2018, सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग बताएंगे आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग है। आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग है सेंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डाटा स्टोरेज एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हो जाएगा डी आपका ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डाटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया। कौन सा बिग डाटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया या डेवलप किया गया। आंसर हो जाएगा यहां पर मैप रेड्यूस, ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला होगा मैप रेड्यूस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। ऑप्शन दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क आर इजी टू मेंटेन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रनिंग योर कंप्यूटर आउट ऑफ स्टोरेज, यू कैन एक्सेस मोर पावरफुल एप्लीकेशंस फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट कैन यूजुअली बी रन, या नन ऑफ दीज। इसमें से क्या हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ कौन सा नहीं है। तो यहां पर देखिएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क आर इजी टू मेंटेन, यही हमारा सही है। बाकी सभी लाभ हैं, बट ये वाला लाभ नहीं है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क आर इजी टू मेंटेन जो कि सही नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को मेंटेन करना आसान है, क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क को मेंटेन करना आसान है, बट ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट होगा। डैश प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तव में एक आभासी वातावरण में हैं। बताओ, डैश प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तव में एक आभासी वातावरण में हैं। यहां पर बताइएगा आंसर आपका क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर VR का मतलब वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को बैन से जोड़ती है। कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को बैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ती है। इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, या सेंसर लेयर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है निम्न में कौन एक समय पर एक शब्द को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। कौन सा एक समय में एक शब्द को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन दिया है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक स्टेटमेंट को ही रीड करके ट्रांसलेट कर देता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी हाई लेवल को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। बट सभी जो भी स्टेटमेंट हैं सभी को एक साथ ये एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि सभी को रीड करता है और एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। बट इंटरप्रेटर जो होता है वो एक स्टेटमेंट को एक बार में ही रीड करके ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोनों का काम क्या है, हाई लेवल को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। आगे आपको बताना है कैल्क में तारीख इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कैल्क में किसी सेल में अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी की प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन वाला की आपको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, डेट यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है RSS का फुल फॉर्म क्या होता है। RSS का पूरा नाम आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, रियली सिंपल सिंडिकेशन। चलिए क्वेश्चन 11 कहता है कोशिएंट 5,2 का मान क्या होगा। इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका मान कितना होगा। देखो हमने आपको बताया था कोशिएंट के बारे में, जहां पर कोशिएंट फॉर्मूला दिया हो वहां पर आपको करना क्या है। देखो यहां पर दिया है 5,2 और आगे दिया है यहाँ पर कोशिएंट। तो हमें अगली वाली संख्या यानी कि 2 से हमें डिवाइड करना है 5 को, और जो हमारा भागफल होगा वही आपका जवाब होगा। अगर आप 2 से 5 को आप डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, अगर आप 2 से 5 को भाग देते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। 2 दूना 4 आप बोल देंगे, यहाँ पर एक शेष बच जाएगा और आंसर हमारा 2 आया, तो हमारा 2 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जब भी कोशिएंट दिया हो तो पहले वैल्यू जो है आप देख लीजिएगा, दूसरी वाली वैल्यू से पहले वैल्यू को भाग देना है और दशमलव में आपको काटना नहीं है। जो भागफल आपका बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आपको अभी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। UIDAI का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, UID का फुल फॉर्म होता है। और आधार कार्ड को कौन जारी करता है, UIDAI ही आधार कार्ड को जारी करता है। स्प्रेडशीट में हम C1 से E5 सेल रेंज को कैसे निरूपित कर सकते हैं, बताओ। C1 से E5 सेल को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, एक सेल रेंज हम बनाना चाहते हैं। तो C1 से अगर आप E2 तक एक सेल रेंज बनाना चाहते हैं तो सेल रेंज बनाने के लिए आपको कॉलन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो कॉलन कहाँ लगा है, C1 कॉलन E5 दिया है, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या नेटवर्क के डैश पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस या लॉन्जेविटी, यहां पर बताइएगा। किसी नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या नेटवर्क के डैश पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। 14 का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, परफॉर्मेंस। ठीक है, इथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है। इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है। देखो इथरनेट एड्रेस होता क्या है, एक्चुअल में आपका ये मैक एड्रेस ही है। ठीक है, ये मैक एड्रेस ही है और आपको पता है मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है या कितने बिट का होता है। तो अगर बिट में बात करेंगे तो 48 बिट का होता है, बाइट में बात करेंगे 6 बाइट का होता है। ठीक है, 6 बाइट का, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, इथरनेट एड्रेस 6 बाइट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिब्रे इम्प्रेस में कितने मेनू हैं। लिब्रे इम्प्रेस में कितने मेनू हैं। लिब्रे इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे का, और यहाँ पर मेनू की संख्या है 10। तो सभी को पता होना चाहिए 10 मेनू है आपके लिब्रे इम्प्रेस में। फाइल के एक्सटेंशन को बदलने से फाइल को खोलने पर परेशानी आ सकती है। खोलने पर परेशानी आ सकती है, क्या होगा। बिल्कुल सही, अगर आप एक्सटेंशन को बदल देते हैं तो फाइल खोलने में आपको परेशानी आ सकती है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
512 MB की आप कर सकते हैं, यानी कि वीडियो का जो साइज होगा वो 512 से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ट्विटर पर आप अधिकतम 512 MB की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ट्विटर को और क्या कहा जाता है, तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट पर कार्य करता है। HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये किस पोर्ट नंबर पर काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर C 443, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, बताइएगा। असेंबली भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन पहला ही यहाँ पे करेक्ट होगा, कैथलीन बूथ के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में इस क्लास का PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो आपको जाना है मोबाइल एप्लीकेशन पर, और वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, जहाँ पर ये PDF आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, CCC BY आपको सर्च करना है, और वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आती है, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है, तो हमें 9452299436 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।